नमस्कार दोस्तों। आखिरकार एक साल के संघर्ष के बाद, किसानों के लंबे आंदोलन के बाद, ऐसा आंदोलन जो विश्व इतिहास में जिसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं, उस आंदोलन के बाद आज संसद के दोनों सदनों में उन कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया जिन कानूनों को किसानों के मुताबिक मोदी सरकार ने उन पर थोपा था। लेकिन अब यहां से दूसरी लड़ाई का ऐलान किसान मोर्चे की तरफ से किया गया है। हालांकि वो लड़ाई भी किसान मोर्चा साथ साथ लड़ रहा था, लेकिन एक लड़ाई जीत गए, कानूनों की वापसी। अब वो लड़ाई बाकी है, वो है एमएसपी की कानूनी गारंटी। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की मांग किसान लगातार कर रहे हैं और छिटपुट दशकों से कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के जो कर्ता धर्ता है, किसान नेता हैं, सरकार से हर बातचीत में, हर संवाद में लगातार कहते रहे कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी। कानून तो आज संसद के दोनों सदनों में वापस हुआ। जैसे वापस हुआ उस पर भी कई सवाल है, कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं। जिस ढंग से राज्यसभा में पास हुआ था, करीब करीब वैसे ही बिना किसी बहस के दोनों सदनों में आज वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन अब उससे बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान मोर्चा कह रहा है, किसान नेता कह रहे हैं कि हम वापस तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने वाला कानून नहीं बनाएगी, हमसे वादा नहीं करेगी, संसद के फ्लोर पर ऐलान नहीं करेगी कि हम एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे, तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि जो आंदोलन एक साल से चल रहा है, वो आंदोलन क्या और लंबा चलेगा। अगली तारीख मुकर्रर किसान नेताओं ने 4 दिसंबर को की है कि 4 दिसंबर तक प्रधानमंत्री जवाब दे कि उनकी जो मांग है, जिसमें एमएसपी को कानूनी गारंटी वाली मांग है, बाकी और 5 मांगे हैं, उस पर सरकार का रुख क्या है। तो मैं चाहता हूं हमारे साथ एक खास मेहमान है, कृषि अर्थशास्त्री कहें, कृषि मामलों के जानकार कहें, सैकड़ों लेख हिंदी अंग्रेजी में लगातार देवेंद्र शर्मा 20 साल से लिखते रहे और जो भी इस देश में पढ़ने लिखने वाला आदमी है, थोड़ी भी दिलचस्पी अगर कृषि में है, कृषि से जुड़े मुद्दों को समझने में है, बारीकियों को समझने में है, तो देवेंद्र शर्मा के लेख जरूर पढ़े होंगे या आपने देखे होंगे। देवेंद्र जी को मैंने खास आग्रह से इसलिए बुलाया क्योंकि मैं समझना और समझाना चाहता हूं, क्या एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाया जा सकता है। आज जब बीते 7 दिनों से 19 तारीख जिस दिन प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, उस दिन से लेकर आज 29 तारीख है, 10 दिन मान ले, 10 दिन से लगातार ऐसे लेख भी आने लगे कि ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है। अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी दी गई एमएसपी की तो सरकार बैंकरप्ट हो जाएगी, सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दिवालिया हो जाएंगी, 17 लाख करोड़ का उन पर बोझ पड़ जाएगा और सड़कें नहीं बन पाएगी, पुल नहीं बन पाएगा, सरकार का खजाना खाली हो जाएगा और एक तरह से अर्थव्यवस्था चौपट, खाद्यान्न की कीमत बढ़ जाएगी। तमाम तरह की थ्योरी लगातार आ रही है चैनलों पर, अखबारों में, और सरकार समर्थक अर्थशास्त्री लिख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं देवेंद्र शर्मा जी के जरिए मैं भी समझूं, आप भी समझें कि एमएसपी की बारीकियां क्या है, एमएसपी की जरूरत क्यों है, एमएसपी की मांग किसान क्यों कर रहे हैं, और क्या ये नामुमकिन सी मांग है या सरकार कर सकती है, सिर्फ करने का इरादा चाहिए तो कोई रास्ते निकलेंगे। तो इसलिए मैंने इस कार्यक्रम का ही नाम दिया है कि देवेंद्र शर्मा से समझिए एमएसपी की एबीसीडी। तो पहले आपने सारी भूमिका देवेंद्र जी समझ ली। अब मैं चाहूंगा आप अपनी बात कहें, दर्शक भी समझें कि एमएसपी क्यों जरूरी है, और उसके बाद जहां आपके जवाब से सवाल निकलेगा मैं सवाल पूछूंगा, और वो जरूरी है तो सरकार वो करने से क्यों अब तक कतराती रही है। बहुत एमएसपी जरूरी बहुत 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 धन्यवाद अजीत जी। और पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा और किसानों को एक कॉन्ग्रेचुलेशंस या मुबारकबाद देने का समय तो बहुत आप जानते ही हैं इस समय है, क्योंकि किसानों ने जो किया है, जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत ऐतिहासिक आंदोलन किसानों के द्वारा हुआ है। और ये भी जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी ही लड़ाई नहीं बल्कि जो पूरी इकोनॉमिक सोच है उसको भी उन्होंने चैलेंज किया है। और ये एमएसपी जो वो डिमांड कर रहे हैं वो भी उसी इकोनॉमिक सोच की फाउंडेशन है जिसको किसानों ने आज उजागर इस लेवल पे कर दिया है कि आज सारा देश उस पे डिबेट कर रहा है। मुझे लगता है कि ये रोल आपको जानना होगा कि क्यों, जैसा कि आपने कहा कि भाई क्यों किसान सोचता है कि उसके लिए एमएसपी बहुत जरूरी है उसके सर्वाइवल के लिए। और मैं हर जगह बोलता हूं कि किसानों को एक लिविंग इनकम चाहिए। तो मेरा मानना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा
हथियार है जो किसानों को लिविंग इनकम अश्योर कर सकता है। अब आपने पूछा कि इसकी बारीकियां क्या हैं। अब हम देखें, पहले तो अजीत जी, आप ये जानते ही हैं कि भारत में सिर्फ 6% किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलता है, और 94% जो किसान हैं वो बाजार के हवाले हैं और उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। हम ये भी जानते हैं कि तकरीबन 30 से 40% हर बार किसान को जो एमएसपी जो सरकार अनाउंस करती है 23 फसलों पे, लेकिन डिलीवर नहीं होता है, हम जानते हैं वो कागजों पे रह जाता है, उससे कम मिलता है। 30 से 40% उनको उससे कम दाम मिलता है। और अधिकतर हम ये भी देखते हैं कि किसानों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उन्होंने लागत लगाई है, वो भी वो कवर अप नहीं कर पाता जो उनको प्राइस मिलता है। तो किसान इतने दशकों से उसको झेलता आ रहा है, उसको मतलब उसी के उसके क्राइसिस जो है उसके करके बिल्डअप होता गया है, जिसको हम एग्रेरियन क्राइसिस कहते हैं। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक स्टडी आती है 2016 में, इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश होती है। वो ये कहता है कि 17 राज्यों में, यानी आधे देश में, किसान की जो औसतन आय है सालाना, वो 20,000 रुपए है। यानी इसका मतलब हुआ कि आधे देश में किसान परिवार 20,000 रुपए में गुजारा कर रहे थे, यानी 1700 रुपए से कम में उनकी जो मंथली जो उनकी इनकम बनती थी उसमें गुजारा करते थे। और ये भी आप जानते हैं, हम भी सब जानते हैं कि अगर हमने गाय पालनी हो तो हम 1700 रुपए में गाय नहीं पाल सकते हर एक महीने के अंदर। तो इस छोटी सी रकम में किसान, या इस मीगर इनकम जिसको कहा जाता है, कि उसमें किसान कैसे गुजारा करता हो, ये तो कभी देश ने चिंता की नहीं। कभी आपने इस पे डिबेट देखी है कि साहब इतना बड़ा क्राइसिस एग्रीकल्चर में चल रहा है? कभी नहीं हमारे देश के इकोनॉमिस्ट उठे और उन्होंने कहा कि साहब इसको एड्रेस किया जाए, या हमारे देश के मीडिया ने उस तरफ ध्यान रखा हो। अब दूसरी एक बात देखिए कि 2000 और 2016 16 साल के पीरियड में एक ओईसीडी की एक स्टडी आती है। ओईसीडी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, जो रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक का उनका जो थिंक टैंक है, उसकी स्टडी आती है। वो ये कहती है, अलॉन्ग विद इक्रिया जो न्यू दिल्ली में थिंक टैंक है, कि इस 16 साल में 2000 और 2016 के बीच में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उन्होंने इस तरह आंका कि जो इंटरनेशनल प्राइस है उससे भारत के किसानों को 15% कम मिला। मेरा मानना कि वो अंडर एस्टिमेट था, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस तो ऑलरेडी जो वो अमीर देश अपने किसानों को जो सब्सिडी देते हैं उससे डिप्रेस हो जाता है। वो इंटरनेशनल प्राइस तो उसमें वो जो उनका सब्सिडी का अमाउंट है वो इंक्लूड नहीं होता, जो प्राइसेस मैंने कहा डिप्रेस हो जाते हैं। उस डिप्रेस प्राइस के खिलाफ आप देख रहे हैं, या उसको अगर समझने की कोशिश करने की 15% कम हुआ, आप ये मान के चलिए कि अगर एमएसपी से हमने कंपेयर किया होता तो शायद वो उससे दुगना जो लॉस किसानों को सहना पड़ रहा था। कहने का मतलब है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस था अजीत जी, और कभी मैंने नहीं देखा किसी यूनिवर्सिटी में या किसी पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप में या फिर देश के मीडिया में कहीं पर भी इसकी चर्चा हुई हो। अगर यही कॉर्पोरेट का लॉस हुआ होता, 5,000 करोड़ का भी लॉस हुआ होता, आप मानिए हाहाकार मच जाना था कि ये पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, सरकार को स्टेप इन करना चाहिए, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए, ये सब बातें हम जानते हैं होनी थी। अभी ये एमएसपी की जो बात हो रही है, इस बैकग्राउंड को अगर हम देख के समझने की कोशिश करें कि आज किसान क्या किस बात पे करा रहा है, वो ये डिमांड कर रहा है कि मुझे एक न्यूनतम गारंटेड एक प्राइस दिया जाए, या जिसको हम कहते हैं गारंटेड इनकम उसको मिले। और ये समझना जरूरी है कि आफ्टर ऑल उसने भी तो अपना परिवार पालना है, किसान ने भी तो अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, किसान ने भी अपने बच्चों को ये देखना है कि वो मेडिकल अलाउंसेस हों, उनकी खैर मुकदम किस तरीके से करेगा। तो क्यों नहीं हम भी मान के चले, जो शहरों में लोग रहते हैं, कि भाई किसान को किस तरीके से एक अश्योर्ड इनकम दी जाए ताकि उसका जो व्यवसाय है वो एक अट्रैक्टिव व्यवसाय बने, जिसको मैंने कहा आपको लिविंग इनकम मिले उसको। ये हमें सबको जानना जरूरी है, और स्पेशली मिडिल क्लास के लिए या कंज्यूमर्स के लिए। इसलिए क्योंकि मैंने आपको ओईसीडी का जिक्र किया था रिपोर्ट का अजीत जी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि किसानों को 15% नुकसान हुआ, ये भी बताया गया कि कंज्यूमर को 25% फायदा हुआ। देखिए ना, कंज्यूमर को सस्ता प्रोड्यूस जब मिलता है तो वो तो खुश होता है, हम जानते हैं, लेकिन उसको समझना चाहिए कि आफ्टर ऑल कोई फूड प्रोड्यूस कर रहा है और वो इतना सस्ता आपको अगर उपलब्ध कराता है तो उसका जीवन का निर्वाह है वो किस तरीके से होता है। जब हम ये समझ आएंगे तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे क्लियर हो जाएगा हम सबको कि भाई आफ्टर ऑल अगर हम जीवित हैं तो उसके लिए एक्चुअली किसान जो है रिस्पॉन्सिबल है। और ये हम ना भूलें, मैं हर जगह बोलता हूं कि किसान है जो देश को सब्सिडाइज कर रहा है।
अगर आपको सस्ता अनाज मिल रहा है, सस्ते खाद्यान्न मिल रहे हैं, तो उसका जो असली उसका जो जिसको आप क्रेडिट देंगे वो किसान है। किसान ने अपना पेट काट कर देश का पेट पाला है, और आज देश का ये दायित्व बनता है कि वो खड़ा होके किसानों के साथ खड़े होके ये जाने कि किसान की दिक्कत को हम कैसे एड्रेस कर पाए। तो वो एमएसपी एक रास्ता है। अब एमएसपी के बाकी पहलू पर या एमएसपी की जरूरत, इस पर एक साल में इतनी बहसें हुई है, इतनी बातें हम सब ने कही और किसानों ने खुद कही। इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो अन्नदाता जो गेहूं चावल उगाते हैं वो सड़क पर रोज बोल रहे हैं कि हमें 1975 आप घोषित कर दीजिए कीमत गेहूं की, और 1400 में बेचना पड़े, इससे बुरी हालत क्या होगी। लेकिन अब जरा प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं कि एमएसपी को लागू करने में, लागू मतलब लागू है, लागू रहेगी, लागू थी वाली नहीं, वो जुमला हो गया संसद में और लाल किले में। एमएसपी को कानूनी गारंटी देने में या कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है, ये समझाइए। इस सवाल के साथ मैं आ रहा हूं कि द वायर में 2 दिन पहले एक लेख छपा जिसका जिक्र मैं सुबह भी आपसे कर रहा था। उसमें अनिल घनवत जो सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल के सदस्य हैं और महाराष्ट्र से आते हैं, किसानी पर राजनीति भी करते हैं, हालांकि उनकी राजनीति कुछ अलग किस्म की है और इस पूरे मामले में कृषि कानूनों के पक्षधर रहे। उन्होंने, उनके हवाले से मैं देख रहा था कि अगर कृषि कानूनों को माफ करें, अगर एमएसपी लागू कर दिया गया, उसके खतरे गिना दिए। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी को लीगल गारंटी मिल गई तो चाहे भारत सरकार एमएसपी पर सारी 23 फसलें खरीदे या राज्य सरकार, सभी बैंकरप्ट हो जाएंगे, सारे फंड इसी में खर्च हो जाएंगे, सरकार के पास विकास के बाकी कामों के लिए पैसे नहीं बचेंगे, सड़क पुल से लेकर बाकी जरूरी काम नहीं हो सकेंगे, और अगर 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी हो गई तो किसान फल सब्जी के लिए भी ऐसी गारंटी की मांग करने लगेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो एक तरह से डराया, और इसी लाइन पर देवेंद्र शर्मा जी पिछले 10 दिनों से लेख और डिबेट हो रहे हैं। तो जरा ये समझाइए, जो इसलिए मैंने लिखा एबीसीडी समझाइए, ये ड्यूएबिलिटी क्या है, कैसे हो सकता है। क्योंकि एक बात और बीच में बता दूं, सिर्फ दर्शकों को विस्तार से समझने के लिए, ताकि आप विस्तार से जवाब दें, कि अमित शाह के साथ जब मुलाकात हुई थी किसान नेताओं की, 9 या 10 नेता थे, तो अमित शाह उस मीटिंग के हवाले से अगले दिन खबर में छपी कि एमएसपी पर जब किसान नेताओं ने कहा एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है, 17 लाख करोड़ का खर्चा आएगा और भारत सरकार पर। और यही बात वायर ने अनिल घनवत या किसी के हवाले से छापा। तो अब जरा समझाइए, फिर बाकी सवाल के जरिए मैं फिर आगे आ। बड़ा दुख होता है ये बातें सुनकर, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि भाई किसानों को एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए, उसमें देश की इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त हो जाएगी, कोई कहता है उसका दिवालिया निकल जाएगा, ये वो लोग हैं जो कभी चाहते ही नहीं कि किसान जो है अपने संकट से उभर कर बाहर है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि मैंने कभी नहीं इतने एग्रेसिव फॉर्म में किसी इकोनॉमिस्ट को बोलते हुए देखा कि हमारे देश का किसान जो है वो आज पिस रहा है, वो मर रहा है, वो अपने अपने जो जितना बड़ा सुसाइड का या एक तांडव जो है वो चल रहा है सारे देश में, वो इसलिए है कि हम उनको इनकम नहीं दे रहे हैं। बिकॉज जैसे मैंने हर बार कहा है अजीत जी कि वी हैव डेलिबरेटली केप्ट एग्रीकल्चर इम्पॉवरिश्ड। हमने जानबूझकर किसानों को दाम नहीं दिया, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वायबल तभी रहेंगे जब उनको चीप फूड और चीप लेबर मिलेगी और चीपर रॉ मटेरियल मिलेगा। तो उसको हमने इंडस्ट्री को देखने के लिए कि कहीं इंडस्ट्री का जो फोकस है या जो उनका अटेंशन है वो कहीं गड़बड़ा ना जाए, तो हमारी कोशिश रही है कि एग्रीकल्चर को हम सेक्रीफाइस करें फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री। लेकिन मुझे दुख होता है कि जो लोग इंडस्ट्री की ये भाषा बोलते हैं, कभी ये सोचते भी हैं किसान किस तरीके से जीवित रहता है। अब देखिए, सरकार की अपनी जो स्टडी है अभी जो सितंबर में रिलीज हुई है, वो ये कहती है कि अगर हम नॉन फार्म एक्टिविटीज को छोड़ दें तो किसान की जो औसतन आय रोजाना की है वो 27 रुपए प्रतिदिन की है। मैं चाहूंगा कि देश के जितने मेन लाइन इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी अगर उस आय में मुझे जीवित रह के दिखा दें तो हम मानेंगे कि भाई एग्रीकल्चर जो है ऑलरेडी जो है वायबल है। ये समझने की इसलिए जरूरत है कि बड़ा दुख होता है जब ये बातें दोबारा उछाली जाती हैं। कभी नहीं कहा गया कि ये 50% जो पॉपुलेशन जुड़ी है खेती से, उसको उस संकट से कैसे उभारा जाए। वी कांट लेट देम लिव इन मिजरी फॉर एवर। हमारे जो ये बड़े बड़े जो वक्तव्य मैं देख रहा हूं, दीज आर द पीपल हु वांट द फार्मर्स टू लिव इन मिजरी।
और वो चाहते हैं कि जिस हालात में वो हैं उसी दर्दनीय हालात में वो सारी जिंदगी भर रहे। ये बड़ा अफसोस है कि ऐसा ये डिस्कनेक्ट कहा आपने, या दोगली जो आपने कहा सोच है, वो क्यों आई है देश के माइंडसेट में, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उसको हमें समझने की बहुत जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी हम देखें कि जब बिहार से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपने एक और उसके साथ लिंक सवाल था कि बिहार में अगर गेहूं का दाम या पैडी का दाम 1100-1200 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है, और पंजाब में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है अगर 1960 है या 1975 है वो उसको मिलता है, तो देखिए हर साल हजारों ट्रक में ट्रेडर्स वहां से पैडी और वीट को लाकर पंजाब में बेचते हैं। वेस्टर्न यूपी से भी हम देखते हैं कि बहुत से ट्रक्स जो है वो करनाल में या पंजाब में आकर अवैध रूप से बिकते थे। अभी तो दोनों सरकारों ने बॉर्डर पे इतनी सख्ती कर दी है कि वहां से वो ट्रक्स नहीं आ सकते, और दोनों सरकारों ने, पंजाब और हरियाणा ने, कि वो उस पे एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं जो ट्रेडर्स वहां से प्रोड्यूस लाके पंजाब में बेचते हैं या हरियाणा में बेचते हैं। सोचने की बात यह है कि बिहार से लाके या ईस्टर्न यूपी से लोग लाके इतना लंबा डिस्टेंस सब तय करके भी आके अगर पंजाब में बेचते हैं तो क्यों? अगर आप देखिए कि अगर बिहार में भी अगर किसानों को 1960 रुपए का दाम मिलता पैडी के ऊपर, तो और अभी जो है वो 1100-1200 रुपए, तो आप देखिए उनकी इकोनॉमी किस तरह से बढ़ती। और अगर हम पिछले कई दशकों से उनको देखते तो जैसे अभी रिपोर्ट आई है नीति आयोग की कि सबसे ज्यादा पॉवर्टी जो है वो बिहार में है, तो मेरा मानना है कि बिहार भी एक संपन्न राज्य बन गया होता अगर उसने 2006 से एपीएमसी एक्ट को उठा के जो उसने फेंका है कर दिया होता। सही बात जी, तो 15 साल में अगर उन्होंने भी पंजाब का पैटर्न फॉलो किया होता कि मंडियों का जाल बिछाया होता और उस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको दिया होता, तो मेरा मानना है कि आज बिहार भी एक फ्रंटलाइन एग्रीकल्चर स्टेट्स में होता, क्योंकि 15 साल बहुत लंबा पीरियड होता है अजीत जी, और 15 साल में हमने एक जनरेशन का, सुन लीजिए, उनका लॉस हो गया है। तो अब देखिए कि बिहार की जो पॉवर्टी है, या बिहार को लेबर हब जो कहा जाता है कि वहां से सिर्फ लेबर ही निकल के आती है, जैसा कि पंजाब में हम देखते हैं लेबर बिहार से आती है हर साल काम करने के लिए खेती में। कभी आपने देखा कि पंजाबी जो है बिहार में जाके खेती में काम करते हैं? ये क्या कारण है कि भाई हमें ये समझ ही नहीं आता है कि भाई इसको अगर हम बराबरी करेंगे, एक यूनिफॉर्म एक प्राइस सारे देश में देंगे, तो सबका उठान होगा जितने भी लोग खेती में जुड़े हैं। और ये हम चाहेंगे, देवेंद्र जी, हम ये मैं चाहेंगे थोड़ा कि सा वो और चाहे झारखंड में हो या चाहे बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो या कहीं भी देश में किसान हो, वो उस क्राइसिस की सिचुएशन से बाहर निकले, उसको भी वो गारंटेड इनकम मिले। अब थोड़ा समझने के लिए आप भी समझाइए, जो इसके जैसे मैंने अभी सवाल नीचे लगाया, एमएसपी पर कानून की मांग व्यवहारिक है या नहीं, तो ये जो थ्योरी है, ये जो आंकड़ेबाजी है, जिसमें 17 लाख करोड़ सरकार पर बोझ पड़ना है, आज जैसे इंडियन एक्सप्रेस में, और मैं चाहूंगा दर्शक भी पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस में आज एक लेख है और देवेंद्र शर्मा जी ने भी डेक्कन क्रॉनिकल में लिखा है। अब इसमें व्हाट मीटिंग एमएसपी डिमांड वुड कॉस्ट गवर्नमेंट, और इसमें एक आंकड़ा छपा है और विश्लेषण है कि सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा या क्या रास्ता निकल सकता है। तो एक तो उसी आर्टिकल में जिसमें 17 लाख करोड़ का जिक्र है, सरकार पर बोझ पड़ेगा, उसी में मैं देख रहा हूं पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं सुखपाल सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, 23 फसलों को भी जोड़ ले। वैसे भी हम सब जानते हैं कि 23 फसलों पर एमएसपी है, लेकिन मुख्यतः उसमें गेहूं और धान ही खरीदा जाता है, बाकी फसलों का तो सिर्फ कहने की बात। उन्होंने कहा कि 9 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा, यह नहीं चाहिए खरीदने के लिए। अब बात आती है, क्या सरकार पूरा खरीदे? एक बात। दूसरा, एक्सप्रेस में और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो एमएसपी के पक्षधर हैं कि एक तरीका यह हो सकता है कि जो गैप है एमएसपी और बिकने का, बाजार का और उसका गैप, अगर 1975 प्रति क्विंटल गेहूं है और किसान को 1400 रुपए बेचना पड़ गया, तो वो जो 575 का जो गैप है वो सरकार दे। तो उस गैप के भी आंकड़े आ रहे हैं कि वो गैप इतना लाख करोड़ या इतना हजार करोड़ होगा प्रति राज्य। रास्ता क्या हो, ये मैं समझना चाह रहा हूं कि सरकार कैसे करे, अगर ये दलील गढ़कर लोगों के दिमाग में बैठाई जा रही है कि ये मुमकिन नहीं है सरकार के लिए बोझ उठाना, और इसके लिए सरकार कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी, कहां स्टोरेज करेगी, इतना अगर खरीदती है तो इसको थोड़ा समझाइए।
देखिए, ये 17 लाख करोड़ की जो फिगर थी, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी किसी की इमेजिनेशन होगी, जो उन्होंने टॉस की, ये बेसिकली उसी सोच का हिस्सा है जो एक फियर साइकोसिस क्रिएट करना चाहते हैं कि अरे 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 अरे, ये तो देश के ऊपर बोझ बन जाएगा, इतना भार पड़ जाएगा, इकोनॉमी जो है हमारी उसका दिवालिया निकल जाएगा। ये हम समझते हैं, लेकिन अभी आज के जो दो आंकलन आपने जिक्र किया है जिनका, वो देखिए, जो प्रोफेसर ने कहा था, जो लुधियाना यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने कहा है कि 9 लाख करोड़ रुपए का होगा। वो भी तब मान रहे हैं कि जब सब कुछ खरीदना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो किसान मांग रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें ये गारंटी मिले कि इसके एमएसपी के नीचे खरीदनी होगी, चाहे वो कंपनियां खरीदें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर या ट्रेडर्स खरीदें, और या चाहे सरकार खरीदे। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि जो बेंचमार्क है वो ऊपर उठा दिया जाए। और वो बेंचमार्क जब उठ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए भंडारण की क्षमता क्रिएट करनी पड़ेगी। गलत एक सोच है या धारणा है, या हमें पे एक मैसेज दिया जा रहा है। उसमें करना सिर्फ ये कि ट्रेडर्स को और ट्रेड को एक अपना एक संयोजित करने, उसको रेगुलेट करने की ऐसी जरूरत है कि वो उससे कम पे ना खरीदें। एक बात तो ये है, विच इज नॉट डिफिकल्ट, ये हम सब जानते हैं। आपने जो प्राइसेस का और या बर्डन की बात की है, अब उन्होंने 9 लाख करोड़ रुपए में जो बात की है, और साथ में आज जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी यही कह रहा है कि तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए का उस पे अगर हम देखें उसकी खरीद होनी है, जो ये कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा दिया है, उसके आगे अगर हम ध्यान से देखें, उन्होंने कहा कि अगर सरकार को खरीदना भी पड़ा तो 5 लाख करोड़ रुपए से वो उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार एंटर करती है मार्केट तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ट्रेड को एक मैसेज मिल जाता है, वो प्राइसेस ज्यादा देती है। उदाहरण के तौर पर कॉटन का देख लीजिए, जब कॉटन में सीसीआई जब तक एंटर नहीं करती है तो हमने देखा कि प्राइसेस लो रहते हैं। लेकिन जैसे ही सीसीआई एंटर करती है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और खरीद करती है, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और वो जब बढ़ जाते हैं वही होगा बाकी फसलों में भी, जब वो सरकार एंटर करेगी या बता देगी कि एमएसपी जो है गारंटेड है, तो उसके नीचे प्राइसेस को रहने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि वो जो गैप है, गैप की फिलिंग की पहले बाद में बात करते हैं, पहले हम ये देख लें, जो आज इंडियन एक्सप्रेस ने ये बात कही है कि 5 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा होगा। इस पे भी बहुत तकलीफ है बहुत सारे लोगों को, अगर ये कहीं हमें खर्चना पड़ गया रियलिटी में। अब देखिए, इंटरेस्टिंग है अजीत जी समझना, जब 7वां वेतन आयोग आया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले एम्प्लॉइज को था, लेकिन जब वो सारे देश में इंप्लीमेंट हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगे, कॉलेजेस करेंगे, ये सब हो जाएगा, तो क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट कहती है कि उस वेतन आयोग से, 7वें वेतन आयोग से सारे साल में 4.5 लाख करोड़ से लेके 4.8 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्चा होगा। और ये तो 7वां वेतन आयोग तो अब कुछ साल हो गए, तब से हम उनको जो बोनस है या उनका जो डीए है वो भी जिस गति में बढ़ा है आपको मालूम है। मेरा मानना है कि 5 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन तो अब हर साल हम सहते आ रहे हैं एम्प्लॉइज को देने के लिए, जो उनका हायर इनकम कोई गलत नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत है। उस 5 लाख करोड़ रुपए जो किसान जो एम्प्लॉइज के पास जा रहा है, कभी आपने चर्चा सुनी कि साहब ये पैसा कहां से आएगा, ये इकोनॉमी का क्या होगा? कभी हमने ये बात सुनी कि इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा? किसी ने नहीं इसकी बात की। एवरीवन इज हैप्पी। लेकिन जब किसान को अगर 5 लाख करोड़ रुपए देने पड़े, तो आपने अब जो कहा है कि इतने दिनों से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, वो इसलिए उठाए जा रहे हैं कि हम चाहते ही नहीं है कि किसान भाई भी जो हैं वो हमारे बराबर या सोसाइटी में एक उनका भी लेवल जो है वो बढ़े, और वो क्राइसिस से निकल के बाहर आए, और हमारे जैसे आपके जैसे लोगों के साथ बैठ के या देश के लोगों के साथ बैठ के, मेरा मतलब है, वो कम से कम उस लेवल पे तो इकोनॉमिक उस लेवल पे पहुंचेंगे। अब ये जो आपने कहा है कि 5 लाख करोड़ रुपए भी अगर हम 4 या 5% पॉपुलेशन को देने को तैयार हैं, तो 50% पॉपुलेशन जो देश की है, आप ये मानिए कि जब उनके पास एमएसपी आएगा, अधिक उनको इनकम मिलेगी बाय वे ऑफ प्राइस, तो आप ये देखिए कि वो पैसा भी तो आखिरकार मार्केट में आएगा ना। जब वो मार्केट में आएगा तो डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होगी तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल है वो दौड़ेगा। और यही समझना है हमें कि अगर 7वां वेतन आयोग, जिसमें सिर्फ 4-5% लोगों को फायदा होता है, उसको ये मानते थे हमारे देश के इकोनॉमिस्ट की, इट विल एक्ट एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी। अगर वो उस 5% पॉपुलेशन को ज्यादा पैसा देने से बूस्टर डोज इकोनॉमी के लिए होता है, तो आप ये जानिए, और देश को जानना भी चाहिए कि 50% पॉपुलेशन को जब ज्यादा पैसा मिलेगा तो इट विल एक्ट एज ए रॉकेट डोज फॉर द इकोनॉमी। और वो क्यों
महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट का आज जो भार है शहरों के ऊपर, और हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने गंभीर है इस देश में, उसको भी वो एड्रेस करेगा। जब एग्रीकल्चर अपने आप में संपन्न हो जाएगा तो आपको जो बर्डन है आज एम्प्लॉयमेंट का वो आप पे कम होगा, सरकारों पे या कंपनियों के ऊपर। और दूसरा आप देखिए कि जब ये पॉपुलेशन जो है एक तरह की इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगी तो देश की इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो किस तरीके से बढ़ जाएगी। तो वी शुड बी ऑल हैप्पी कि इनके पास ज्यादा कैपेसिटी आएगी। ये बात होगी दूसरी। और तीसरी बात जो आप कह रहे थे कि ये इसमें क्या अड़चन क्या है कि ये करने की, मेरा मानना है कि बेसिकली ये अड़चन मानसिकता की है, क्योंकि अधिकतर लोग मार्केट इकोनॉमी से इस तरह जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हमने इकोनॉमिक्स 101 का कोर्स पढ़ा था या इकोनॉमिक्स 201 का कोर्स पढ़ा था तो हमें उसमें बताया जाता है कि मार्केट्स के हवाले जब तक आप नहीं छोड़ेंगे इनको तो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। सप्लाई डिमांड जब एक्ट नहीं करेगी तो प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाएगी। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर ये ठीक होता तो मुझे बताइए कि अमीर देशों में क्या कारण है कि मार्केट तो कई दशकों से वहां ऑपरेट करती हैं और वहां पर इतना गंभीर संकट है आज खेती में कि वहां के किसान जो है अगर उनको सब्सिडी ना मिले तो वो भी जो बचा खुचा है वो भी कोलैप्स कर जाएगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं इसी में जुड़ा हुआ कि अमेरिका में अगर हम देखें जहां पर कि 2% से कम अब पॉपुलेशन खेती में रह गई है। अब देखिए हमारे देश में कहा जा रहा है कि सब जब ये माइग्रेशन गांव से शहरों की तरफ बढ़ जाएगी, अभी 1.8% है, जब ये 2.4% हो जाएगी, ये नीति आयोग कहता है, तो किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। अब अमेरिका में तो ऑलरेडी वो 2% से कम रह गए हैं, तो वहां इनकम क्यों नहीं डबल हुई? 2013 से अभी तक देखा जाए तो उनकी जो एवरेज इनकम है वो नेगेटिव में चल रही है। पिछले साल उनके किसानों के ऊपर 425 बिलियन डॉलर का कर्जा खड़ा था। और ये सिचुएशन है कि जो गांव के क्षेत्र हैं अमेरिका के, उनमें सुसाइड का रेट है वो 45% अधिक है शहरों की बनिस्बत। तो ये हमें समझें कि वो क्राइसिस जो अमेरिका में है वो बेसिकली मार्केट इकोनॉमी द्वारा क्रिएट किया गया। और ये भी समझना जरूरी है अजीत जी कि अमेरिका में जो किसानों को हमें यहाँ बैठ के लगता है कि बहुत अच्छे संपन्न हैं या प्रोग्रेसिव हैं, वो उसमें जो 40% जो इनकम जो मिल रही है किसानों को वो एक्चुअली सरकार की सब्सिडी या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, अब तो उन्होंने बंद कर दिया ये, लेकिन वो सब्सिडी के माध्यम से आ रही है। 40% उनकी इनकम जो है, जो हमें यहाँ से दिखती है कि बहुत अच्छी है, वो उस सरकार के सपोर्ट की आ रही है। यूरोप में देखें तो 50% जो किसानों की इनकम है वो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट या सब्सिडी से आ रही है। इसका मतलब अगर मार्केट्स अच्छे होते, एफिशिएंट होते, किसानों को अच्छा दाम देते तो वहां पर इतना सीरियस क्राइसिस क्यों होता? और वही हम जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको हम भारत में लाके चिपका के कहते हैं कि इसमें एक चमत्कार हो जाएगा, खेती में इतना अच्छा इनकम वायबल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट का प्रॉब्लम है सर। एक काउंटर क्वेश्चन कि आप अमेरिका और यूरोप का हवाला दे रहे एग्जांपल कि वहां सब्सिडी इतने बिलियन डॉलर की सब्सिडी के बाद भी किसानों की जो ग्रोथ है, किसानों की आमदनी है वो कम है, नेगेटिव में है। और भारत की आर्थिक स्थिति की तुलना हम अमेरिका, ब्रिटेन या चीन से नहीं कर सकते। एक बात डेविल्स एडवोकेट में समझने के लिए। दूसरी बात कि वो कैसे मुमकिन हो, थोड़ा वो अगर समझा पाए। उसमें एक सवाल ऐड कर रहा हूं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसानों के नेता हैं, उनसे कई बार मैंने पूछा, बलवीर सिंह राजेवाल से पूछा और किसान से जो लोग मोर्चे से जुड़े। अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी से जब यही सवाल पूछा था कि भाई सरकार की तरफ से खबर आ रही है 17 लाख करोड़ या और लोग करें, तो उनका एक था कि भाई मान लो 17 लाख करोड़, हालांकि 17 लाख करोड़ एक डिस्प्यूटेड फिगर है, जो 9 लाख करोड़ भी कहीं आ रहा है, लेकिन मान लो ये है। तो अगर सरकार पहले तो क्या सारी फसल एमएसपी पर खरीदेगी, और अगर सरकार खरीदेगी तो 17 लाख करोड़ का खरीद के वो पानी में तो नहीं बेच देगी या भेज देगी, उसकी कोई वैल्यू है ना। अगर 100 रुपए की चीज सरकार खरीद लेती है सब, तो कहीं तो वो बेचेगी, चाहे 90 में बेचे चाहे जिसमें बेचे। तो उस डेफिसिट को, गैप को हटा के आप सीधे पूरी वैल्यू को देते हैं। तो क्या ये रास्ता हो सकता है, सरकार खरीदे? तो क्या ये मुमकिन है कि इतनी फसल, लाखों मैट्रिक टन फसल सरकार खरीदे? दूसरा कि बीच का जो गैप है, जिसका मैंने कहा कि जो डेफिसिट है किसान और मार्केट, एमएसपी और बिकने में, उस डेफिसिट को क्या सरकार कंपनसेट करे? ये क्या तरीका दिखता है आपको?
ये जो पहले जो बात कही गई है और मैंने अक्सर कई जगह पर प्लेटफॉर्म पे सुनी है, कई प्लेटफॉर्म पे सुनी है कि ये 17 लाख का जो खरीद होगी वो आखिरकार सरकार अपने पास तो रखेगी नहीं, वो उसको बेचेगी। मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि मुझे लगता है कि किसानों को एक क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली वो सरकार को वचनबद्ध नहीं कर रहे हैं कि आप उसको उस एमएसपी पे खरीदेंगे। उसमें जो जो बात कही जा रही है वो ये है कि उसके नीचे एमएसपी जो अनाउंस हुआ उसके नीचे खरीद नहीं होगी, तो उस केस में सरकार को नहीं खरीदना है। एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है। दूसरा जो आपका सवाल है कि अल्टीमेटली क्या वो मैकेनिज्म क्या हो, जैसे आपने कहा डेफिसिट पेमेंट का जो है वो दायरा हो या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट का दायरा हो। मेरा मानना है कि देखिए पहले तो हमें एक प्रिंसिपली ये मान लेना चाहिए कि हमें किसान को गारंटेड इनकम देने की जरूरत है। जब हम ये मान लें कि और एक्सेप्ट कर लें कि भाई किसान को आज खेती के संकट से निकालने के लिए गारंटेड इनकम ही एक रास्ता है, तो उसके कई सारे अप्रोचेस होंगे, वो हमें वर्कआउट करने पड़ेंगे। पहली बात तो है कि भाई मैं ये मानता हूं कि अगर देश में ये हो भी जाए कि हम लीगल करते हैं, इसको कानूनी अधिकार देते हैं किसानों को, तब भी वो सारे किसानों को बेनिफिट नहीं करता है। मेरा मानना है कि तकरीबन 40% किसान फिर भी ऐसे रह जाएंगे जिनके पास कुछ बेचने को नहीं होता, कुछ मार्केट में लेके आने को नहीं होता। लेकिन हम ये ना भूलें कि वो हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरे पास 1 एकड़ से कम जमीन है, लेकिन मैंने उसको ये नहीं किया कि किसी और चीज के, किसी और एरिया के अंदर या किसी और एक्टिविटी के अंदर मैं उसको ले गया हूं। वो जो जमीन है 1 एकड़ से कम, वो भी जो है हमारे जहां पर गांव में जो हमारे वर्कर्स रह गए हैं उनकी फूड सिक्योरिटी को वो एड्रेस करता है। हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि जो हमने डायरेक्ट इनकम स्कीम पीएम किसान निधि स्कीम जो लागू की थी 2018 में, उसको एक्सपैंड इस तरीके से करना चाहिए कि जिनके पास मार्केट में कुछ लाने को नहीं है, जो उससे बेनिफिट नहीं उठा सकते एमएसपी को लीगल करने के बाद, उनको हमें डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के माध्यम से उसको बिल्डअप करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। दूसरा आपने कहा कि ये जो डेफिसिट पेमेंट है, वो डेफिसिट पेमेंट की स्कीम को हमें मध्य प्रदेश में तो एक तरह का वो डिबैकल हो गया था कि जब वो लेके आए थे उस स्कीम को, लेकिन भावांतर या कुछ कहा था उन्होंने। भावांतर स्कीम जो थी वो नहीं चल पाई क्योंकि ट्रेडर्स ने उसमें एक तरह का जो कहते हैं ना मिलकर उन्होंने एक ऐसा वो ऑपरेशन शुरू कर दिया कि वो कार्टेल बन गए और उन्होंने किसानों को कम दाम दिए कि तुम सरकार से ले लेना। उस चीज को ब्रेक किया जा सकता है और हम ये अश्योर कर सकते हैं कि वो जो डेफिसिट पेमेंट भी है वो एक तरीका हो सकता है। मेरा सिर्फ कहने का अभिप्राय है कि अप्रोचेस हमारे पास हैं, पर पहले आप ये तो तय कर लीजिए कि यस, हमने किसानों को आज इस खाई से या इस दुविधा से या इस भयंकर संकट से आज बाहर निकालना है और गारंटीड इनकम हमको देनी पड़ेगी। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी कहते आए हैं, जब वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो वो इसी रास्ते से होगा ना। सबका विकास तभी हो पाएगा अगर हमें गारंटीड इनकम देते हैं किसानों को। नहीं, और जब वो कहते हैं एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, तो 6% जारी थी, जारी है, जारी रहेगी वाली बात होगी, जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है। तो बाकी तो जारी है नहीं, तो फिर एक जुबानी मतलब क्या कहें, जुबानी जुमला आजकल यूज होता है, इसलिए जुमले की तरह हो गया। अब ये बात सही आप कह रहे हैं। दर्शकों को बता दें, संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी का बिल पास हो गया। वो कानून रद्द हो गया, रद्दी की टोकरी में चला गया, जिस कानून के खिलाफ 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर किसान संघर्ष कर रहे थे। अगर थोड़ा पीछे चले जाए तो 2 महीने पहले से पंजाब से शुरू हुआ था, 20 सितंबर को जब राज्यसभा में पास हुआ। और पीछे चले जाए तो जून में जब अध्यादेश आया था, शायद 5 जून वो तारीख थी, जब रेलवे की पटरियों पर और सड़कों पर पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन को एक अंजाम तो मिल गया कि कानून वापस हो गए। लेकिन अब जो देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं, वो हजारों किसान कह रहे हैं, मैंने ही 1 साल में सैकड़ों हजारों किसानों से बात की कि भाई वो गरीब आदमी, और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं छोटे किसान की चिंता करते हैं, सीमांत किसान की चिंता करते हैं। 2 एकड़ 5 एकड़ 4 एकड़ वाला, 2 बीघे वाला किसान जो कुछ गेहूं और धान उगाता है और वो औने पौने में बेचना पड़ता है, अब उसके लिए कहना कि बाजार इतनी दूर होगी, यूपी का आदमी बंगाल में बेचेगा, बंगाल का पंजाब में बेचेगा और बिहार का महाराष्ट्र में बेचेगा, वो सारा फलसफा है। लेकिन देवेंद्र शर्मा जी, क्लोज करने से पहले क्या लगता है, हम फ्यूचरिस्टिक होकर अगर सोचें, कृषि कानूनों की वापसी अगर मैं कहूं तो मुझे 1 साल पहले जल्दी नहीं लगता था कि वापस होएगा। और मुझे लगता है बहुत सारे किसान नेताओं को भी भीतर से लगता होगा बहुत आसान नहीं, जिद्दी सरकार है, नाक का सवाल है, हमने कर दिया तो कर दिया, लेकिन वापस हो गया। क्या आपको लगता है कि किसान जिस ढंग से अड़ गए हैं, बात कर रहे हैं, सरकार ने संवाद का रास्ता ही बंद कर दिया है, ये चाहते हैं संवाद हो, अक्रॉस द टेबल बात हो, क्या लगता है
कि ये मुमकिन है, सरकार इस दिशा में आएगी, या आखिरकार दबाव इतना होगा चारों तरफ का कि ये हवा में टंगा रह सकता है? बहुत हाइपोथेटिकल। महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये अजीत जी। और इसमें समझने के लिए जो आपने कहा है, मैं उसको, जैसा कि आपने कहा कि हम 1 साल से देख रहे थे और कोई नहीं मान रहा था कि सरकार को ये तीनों लॉ जो है वापस लेने पे किसान मजबूर कर देंगे, लेकिन आखिरकार हम जानते हैं कि हुआ, ये वापस हुए हैं लॉज। और जैसा कि आपने शुरू में कहा, ये एक ऐतिहासिक डिसीजन भी हुआ है और ये एक ऐतिहासिक जीत भी है किसानों की, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है कि मैं थोड़ा इससे पहले जाऊं, जब मैंने पहली बार देश में ये कहा कि किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलनी चाहिए, तो मेरा बहुत सा मजाक भी उड़ाया गया कई इकोनॉमिस्ट द्वारा। उन्होंने ये भी लिखा कि इस आदमी को इकोनॉमिक्स नहीं आती है, इन मार्केट इकोनॉमी आप कैसे जो है सरकार से लेके पैसा किसानों को देंगे, ये सब बातें कही गई। लेकिन आप देखिए, हम उस बात पे डटे रहे और हम लोगों को समझाते रहे क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और इवेंचुअली 2018 में सरकार ने पीएम किसान निधि स्कीम को लागू किया। ठीक है, 6,000 रुपए कम है, 500 रुपए पर मंथ इज नॉट द राइट बट काइंड ऑफ समथिंग इज सपोर्ट, बेटर देन नथिंग। लेकिन शुरुआत तो हुई है ना। वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम प्राइस पॉलिसी टू इनकम पॉलिसी, और ये टेक्टोनिक शिफ्ट हमने किया है, लिया है। और मेरा मानना है कि अब यही जो सवाल खड़ा है देश के सामने कि एमएसपी लीगल होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि अगर किसान इस बात को समझें और हम भी सब इस बात को समझें, तो लेट अस नॉट लूज होप, क्योंकि अब एक समय आ गया है। हर चीज का एक समय आता है, आप जानते हैं। आज ये समय आ गया है हमारे सामने कि एमएसपी को लीगल करना, अभी नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि आज एक सच्चाई देश के सामने आ गई है। और थैंक्स टू दी फार्मर्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किया 1 साल से, वो अब देश के ऊपर सोच में वो एक बात आ गई कि किसानों का जो क्राइसिस है वो क्यों है, कैसे है, उसको कैसे उसका समाधान करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। और साथ में हम ये ना भूलें कि जो उन्होंने इकोनॉमिक जो डिजाइन है दुनिया का, उसको चैलेंज किया। मैं इसलिए कह रहा हूं अजीत जी कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये जो ट्रिकल डाउन की थ्योरी है, जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में आती है कि सब अब अमीर को पहले अमीर बनाइए, गरीब को वो कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन कर जाएगा। अभी देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जो नए राष्ट्रपति अमेरिका के, अब तो कई साल हो गए, उन्होंने आते ही ये कहा, एक स्टेटमेंट दिया है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज फेल्ड। उन्होंने ये कहा कि अब हम ट्रिकल डाउन पे विश्वास नहीं करेंगे, अब हम बॉटम और मिडिल को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। अब अमेरिका के जब राष्ट्रपति कहते हैं तो उसको, मुझे आप मानेंगे कि उसका एक महत्व होता है। और ये जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने आज तक हमें बिल्डअप किया है कि ट्रिकल डाउन ही एक रास्ता है, लगता है मुझे कि उनको भी बदलना पड़ेगा। दूसरी बात देखें, उन्होंने एक बात और भी कही है। उन्होंने कहा है कि जो आज तक जो अमीर लोग हैं उनको हमने बहुत ही फ्रीबीज दी हैं या मुफ्त में उनको सहूलतें दी हैं, और उन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है कि इनको टैक्स किया जाए। ये देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हम टैक्स घटा रहे हैं और अमेरिका कहता है कि हम टैक्स हमें बढ़ाना चाहिए। एक वहां के हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि अमेरिका 2 कदम पीछे खींच रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, और वॉशिंगटन जो कंसेंसस की थ्योरी से उससे पीछे। तो वो क्या लिखते हैं, आप देखिए कि वो हमारी सर्कमस्टांसिस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप ऐसी गलती मत करना क्योंकि आपके सर्कमस्टांसिस और कंडीशन अलग हैं। अब उनको डर आ गया है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज भी उस पॉलिसीज को ना ज्यादा इख्तियार करें। लेकिन अफसोस की बात देखिए, जब हमारे पे इम्पोज की गई थी पॉलिसी, तब हमें कभी नहीं कहा गया था कि साहब आपकी कंडीशन और आपके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका पीछे हट रहा है, तो उनको लगता है कि ये मॉडल ही कहीं क्लैप्स न कर जाए। और किसानों का जो आंदोलन है, मुझे लगता है कि उस लड़ी में देखा जाना चाहिए कि इन्होंने दुनिया के उस मॉडल को चैलेंज किया है। और ये भी हम ना भूलें कि दुनिया के किसान जो हैं, मेरे साथ तो संपर्क में है और आपके साथ भी जो संपर्क में होंगे, वो आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इंडिया में एमएसपी लीगल हो जाता है तो ये डिमांड जो है, आप देखेंगे दुनिया के हर देश में किसान इस डिमांड को आगे लेके चलेंगे। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक नया इतिहास रच दें, नया इकोनॉमिक डिजाइन दुनिया को दे दें और दिखा दें कि जब पॉपुलेशन को बिल्डअप किया जाता है या पॉपुलेशन को इकोनॉमिकली वायबल भी किया जाता है या उसको एक लिविंग इनकम मिलती है, तभी देश की प्रगति हो पाती है। और यही आज हमारे सामने बड़ा सवाल है जो आम जनता को समझना है। एक आखिरी सवाल, क्या एमएसपी को लीगल वैलिडिटी या लीगल गारंटी एमएसपी की दुनिया के कुछ देशों में है? मुझे आइडिया नहीं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, है कहीं या ये पहली बार है? ये सवाल अजीत जी बहुत बार मुझे पूछा जाता है। मैं कहता हूं कि हमारी क्यों ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे में कि हम हर चीज का समाधान कहीं विदेश में देखते हैं। क्या कारण है कि हम देखते हैं कौन सी कंट्री में हुआ? क्या हमने कोई ऐसा स्टेप ले सकते जो दुनिया कल बोले कि ये भारत में हुआ है?
हमारी क्यों ये सोच इस तरीके से बनी है कि हम दुनिया के उसको देख के चलते हैं कि अगर वहां नहीं हुआ तो यहां पर भी नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वहां फेल हो जाते हैं वही रिफॉर्म, तब उनको हम लाके कहते हैं कि सब हमारे यहां तो चमत्कार हो जाएगा। ये उसी सोच का ही हिस्सा है जो अपने आप के या अपने देश की ताकत पे नहीं जो है वो प्राइड फील करते हैं। मेरा मानना है कि सब तीन चीजों की जरूरत है, और ये आप भी मानेंगे। आज अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि कोऑपरेटिव जो है वो फ्यूचर है। आज देखिए, आज अगर आप उनकी स्टेटमेंट देखें, जब अगर कोऑपरेटिव फ्यूचर है, यही तो हम डिमांड कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर व्हाट वी नीड इज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। जो दूध में कर दिखाया भारत ने, वो हमारी ताकत है। क्या हम उसी मॉडल को सब्जियों में, फलों में, ऑयल सीड्स में, इनमें लेके नहीं जा सकते? अगर हम वहां वो जो हमारा 3 लॉज हैं, अब अगर हम नए 3 लॉज बना दें, जिसमें पहला हो कि एमएसपी को कानूनी अधिकार दिया जाता है, दूसरा यह कि हमारे देश में आज 7,000 मंडियां हैं, अगर हमें 5 किलोमीटर रेडियस पे मंडी देनी है तो हमें 42,000 मंडियां चाहिए। ये नेटवर्क हमें देश में चाहिए। एपीएमसी में जो कमियां हैं उसको भी एड्रेस कीजिए। और तीसरा है कि कोऑपरेटिव्स को, दूध जो हमने दिखा दिया है दुनिया को हमने करके, वो उसको हम रेप्लिकेट करें बाकी जो फूड की जो क्रॉप्स हैं। अगर हम ये 3 चीजें करते हैं, ये 3 लॉज आने चाहिए, या 3 जो पॉइंट्स पे हमें एक्ट करना चाहिए, और आप देखेंगे कि ऐसा मॉडल आप क्रिएट कर देंगे जो दुनिया की इकोनॉमी जो है आज तक जिस रेट पे उसने, आप जानते हैं कि क्लाइमेट एबरेशन जो हो रही है, या वो भी सब उसी का एक आउटकम है, उससे निकलने के लिए, जात पाने के लिए और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए इससे बढ़िया रास्ता नहीं हो सकता। तो हमें प्राइड होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए अपनी क्षमता के ऊपर, और हम उस सोच को अगर हम एक पॉलिसी उसमें रास्ते पे लेके चलते हैं, पॉलिसी डिजाइन में, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर जो है वो आज भारत का होगा आने वाले सालों में। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा जी। दर्शकों को सिर्फ इतना बता दूं कि यह आंदोलन विश्व इतिहास में दर्ज तो हो ही गया। पंजाब में ही 1907 में भगत सिंह के चाचा अजित सिंह ने एक आंदोलन किया था 3 कानूनों के खिलाफ। अंग्रेजों का राज था, 9 महीने में वो कानून अंग्रेजों को वापस लेने पड़े थे, 12 महीने में मोदी सरकार ने वापस लिया। इसमें पंजाब के किसानों का, सिखों की बहुत बड़ी भूमिका थी। एक बड़ी चीज जो हो गई कि अभी तक बहुत सारे लोग कह रहे थे आढ़तिये हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, चूंकि वहां 80-90% फसल उनकी बिकती है, उनको एमएसपी मिलती है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं, उनके पीछे आढ़तिये। लेकिन अब वो आंदोलन जिसके लिए कर रहे थे, बड़ी मांग, कृषि कानून वापस। अब बड़ी बात आती है, सिर्फ क्लोजिंग में समझने के लिए दर्शकों को बता दूं, एमएसपी की लड़ाई अगर किसान जीत जाते हैं, अगर सरकार एमएसपी बना देती है, तो देश के उन लाखों करोड़ों किसानों को फायदा होगा, चाहे वो यूपी के किसान हो, चाहे बिहार के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे छत्तीसगढ़ उड़ीसा के हो, जो अपनी फसल औने पौने में बेचते हैं या किसी आढ़तिये को बेच देते हैं, ट्रेडर को, और ट्रक से लाकर वही किसान 1975 में पंजाब की मंडी में, करनाल की मंडी में बेचता है, उनकी फसल की कीमत वही मिलेगी। मुझे लगता है ये किसान अगर समझेंगे, देश के किसान, तो जो अगर इससे कुछ कटे हुए थे कि हम इस लड़ाई में कहां जाएं, ये लड़ाई अब दरअसल उन सब की है जो 2 एकड़ वाले हैं, 4 एकड़ वाले, 1 एकड़ वाले। और इस आंदोलन का एक फायदा ये है कि एमएसपी, मैंने देखा है देवेंद्र शर्मा जी, एमएसपी 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 हर किसान बोल रहा है। मतलब एमएसपी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। अभी तक कुछ अर्थशास्त्री, कृषि से जुड़े लोग बात करते थे, लेकिन गांव गांव में शब्द चला गया। अगर उनमें चेतना आती है, अवेयरनेस आती है, तो ये सरकार आज करे, 2 महीने बाद करे, 2 साल बाद करे, लेकिन इस लड़ाई को अंजाम मिलेगा और किसानों को उनकी फसलों का वाजिब कीमत मिलेगी। और कीमत देने को जो कानून है, वो कीमत देने को किसी कारोबारी को, चाहे किसी व्यापारी को मजबूर करेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र शर्मा जी। और दर्शकों से भी अपील करूंगा कि अगर आप चाहते हैं खेती किसानी से जुड़े मसले को समझना, तो देवेंद्र शर्मा जी के भी लेख पढ़ें। मेरे वीडियो तो आप देखते ही रहें। और इस मामले में कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान कब तक बैठते हैं, क्या करेंगे, क्या फैसला है, इससे जुड़ी खबरें लगातार मेरे YouTube चैनल पर आपको मिलती रहेगी। एक साथ सबों को नमस्कार।